हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल एटम टू लाइफ में। मैं हार्दिक। आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 का एक नया लेक्चर, जहाँ पे बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म को अगर एनर्जी बनाना पड़ता है तो उसके लिए उसको रेस्पिरेशन करना होता है, और रेस्पिरेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको ऑक्सीजन मिले और प्रॉपर फूड मिले, क्योंकि फूड के अंदर होता है बच्चों न्यूट्रिएंट्स। और जब ये न्यूट्रिएंट्स और ये जो ऑक्सीजन जब ये साथ में आता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, तब हमारा बॉडी परफॉर्म करता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके कारण हमारे बॉडी में कई सारे एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनर्जी का मॉलिक्यूल बेसिक टर्म्स में इसको और कुछ अपन एटीपी बोलते हैं, दैट इज एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अच्छा मुझे बताओ, ये एटीपी को बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको अपन और क्या बोलते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, पावर हाउस ऑफ अ सेल। आप अपना नाम बोल सकते हैं लेकिन ये बोलने का नहीं। चलो ठीक है। तो बच्चों अपन ने सब चीज़ बात किया था कि अगर मुझे एनर्जी बनाना है तो मुझे सेम टाइम पे न्यूट्रिएंट भी चाहिए और मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए, और ये कैसे आता है मेरे बॉडी में मैंने वो भी देख लिया था। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में मुझे पढ़ना है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे न्यूट्रिएंट चाहिए तो इस न्यूट्रिएंट में क्या क्या न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, और इन सारे न्यूट्रिएंट्स में एनर्जी बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है। ठीक है, तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं विद न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों अगर मैं न्यूट्रिएंट की बात करूं तो हमारे पास 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जहां पे 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज फैट्स जिसको अपन लिपिड्स भी बोल सकते हैं, थर्ड वन इज प्रोटीन। और अगर मैं बाकी के 3 की बात करूँ जो कि बहुत बेसिक होते हैं, उसमें आता है हमारा सबसे पहला वाटर, फिर विटामिन एंड थर्ड वन इज फाइबर्स। तो हमारे पास 6 है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, पहले याद करते चलो फटाफट। चलो न्यूट्रिएंट, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज लिपिड्स ऑल्सो नोन एज फैट्स, थर्ड वन इज प्रोटीन, फोर्थ वन इज विटामिन, फिफ्थ वन इज वाटर एंड सिक्स्थ वन इज फाइबर्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनका साइज कैसा होता है, इसमें कितना एनर्जी होता है, अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कम हो गया तो क्या होगा, किससे बने हुए हैं, ऐसे मुझे कई सारी चीज़ पढ़ना है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट का काम क्या होता है मेरे शरीर के अंदर। तो बच्चों आज का लेक्चर बिल्कुल बोरिंग नहीं है। लेक्चर बहुत छोटा है, टॉपिक बहुत बेसिक सा है, लेकिन टॉपिक को अगर आप समझ जाओगे तो आपके बोर्ड से कई सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत चांसेस होता है कि आपका एमसीक्यू बने। और आपका प्रीलिम्स वगैरह तो चालू हो ही जाएगा, आपके स्कूल्स वगैरह में एग्जाम वगैरह, इसके अलावा क्लासेस जहाँ पर भी आप पढ़ते हो तो वहाँ पर एग्जाम्स वगैरह तो शुरू हो ही जाएंगे। तो उसकी वजह से उस एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे एमसीक्यू वगैरह, आप नोटिस करना कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, कि बेसिक क्वेश्चन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है करके। ठीक है, तो चलो आज बच्चों अभी शुरू करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट से। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इन तीनों को अपन लेके चलेंगे कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो अगर मैं इन 3 की बात कर रहा हूँ तो बच्चों पहले समझ जाओ, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, कि एक ट्रेन है। अब बच्चों मुझे बताओ, ये जो ट्रेन होता है क्या मेरे को ये बहुत बड़ा सा होता है? तो एक ट्रेन बहुत बड़ा है, तो ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते होंगे। हमने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा ना, मॉलिक्यूल्स वगैरह। तो ऐसे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपन उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? मैक्रो मॉलिक्यूल। वैसे ही अगर एक ट्रेन है तो ये बहुत बड़ा है, तो मैं इस ट्रेन को कहता हूँ कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब बच्चों क्या मैं कहूँ, ये जो ट्रेन है मैक्रो मॉलिक्यूल, ये बहुत सारे कंपार्टमेंट से जुड़ के बना हुआ है। जब 10-12 कंपार्टमेंट आपस में जुड़े तब जाके हमारा एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल बना ना, ट्रेन बना। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन, ये जो 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ये तीनों के तीनों बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। इट इज मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या होता है बच्चों? मैक्रो मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है ना, अगर कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है तो कोई ना कोई वो माइक्रो मॉलिक्यूल के जुड़ने से बना हुआ होगा। सेम यहाँ पर भी होता है। जो ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़ा, ये बना हुआ है बच्चों बहुत सारे ग्लूकोज के जुड़ने से। तो जब हमारे शरीर के अंदर या फिर कोई भी नेचर में जब बहुत सारे ग्लूकोज ऐसे जब शुगर्स वगैरह जुड़ते हैं, छोटे छोटे शुगर्स वगैरह, तो अब जाके हमारा एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट बनता है। समझ रहे मेरी बात? तो मैं बोलूंगा कि कार्बोहाइड्रेट इज मैक्रो मॉलिक्यूल, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज विच इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये जो ग्लूकोज है ये इस कार्बोहाइड्रेट का माइक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ट्रेन और उसका जो कंपार्टमेंट है वो ग्लूकोज है। ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मिले होंगे तब जाके हमारा एक कार्बोहाइड्रेट बनता है। सर ये ग्लूकोज क्या है? तो बच्चों जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। यहाँ से पॉइंट बहुत सिंपल सिंपल जा रहे हैं। आगे सर मुझे डाउट है। क्या डाउट है बच्चों? मुझे डाउट ये है कि जब अपन खाना खाते हैं तो हम कहते हैं ना कि इसके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें इतना प्रोटीन है, इतना फैट्स वगैरह करके। तो जो अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है ये मुझे कितना एनर्जी देता है? ये आपका MCQ भी है। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की तो हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मुझे देता है 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। क्या ये 4 दैट इज 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। तो काल ऐसा नहीं पढ़ने का, ठीक है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने ना कुछ 3 से 4 पॉइंट बेसिक याद किया। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, वाटर्स एंड फाइबर्स, 6 न्यूट्रिएंट। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और बाकी ये तीनों को अभी फिलहाल छोड़ दो। इस 3 पे ध्यान दो। अब बच्चों अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो मैंने अभी बताया कि जो ये 3 होते हैं ये तीनों बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। और क्योंकि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, क्या मैं कहूँ ये मैक्रो मॉलिक्यूल हुए? तो ये जो 3 होते हैं ये है मैक्रो मॉलिक्यूल। अब सिंपल सी बात है, अगर ये मैक्रो मॉलिक्यूल है तो कोई ना कोई माइक्रो मॉलिक्यूल के जुड़ने से बना हुआ होगा। तो कार्बोहाइड्रेट के केस में जो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। ग्लूकोज, सक्रोज, ऐसे माल्टोज, ऐसे कई सारे होते हैं, तो उसमें एक ग्लूकोज है, ठीक है? ग्लूकोज की अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो इट इज C6H12O6। इसके अलावा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वैसे ही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमको देता है 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। सर ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का काम क्या है? तो बच्चों पूरे चैप्टर में जब मैं आगे पढ़ाऊंगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, तो उन सब में जो अपन एक न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो होगा हमारा ग्लूकोज। तो बच्चों ग्लूकोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी प्रोडक्शन में। अब जो मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, जो तुम अपने आंखों को हिला रहे हो, मैं पढ़ाई आ रहा हूँ, तुम देखो वहाँ रहे हो, गर्दन घुमा रहे हो बार बार, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है करके। तो जो तुम्हारा एनर्जी बन रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है, वो सब एनर्जी बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट हमको चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, वो है उसमें से एक है ग्लूकोज। तो अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो मैं कहता हूँ ना कि ऑक्सीजन और फूड से हमारा एनर्जी बनता है, तो फूड में ग्लूकोज मेन और ऑक्सीजन ये जब टूटते हैं तब जाके हमारा बनता है एनर्जी। इतना पॉइंट हो गया स्वाहा। चलो अब आगे। तो ग्लूकोज इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल C6H12O6। अब बच्चों मुझे बताओ, कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना कि हम जब खाना खा रहे हैं तो शायद हम इतना खाना नहीं खाते होंगे, हमारे बॉडी में खाना एक्सेस में आता ही नहीं होगा, जिसकी वजह से मेरा बॉडी एनर्जी नहीं बना पाएगा। आपको पता ना, जब हमको चक्कर आता है और हम गिर जाते धड़ाम, 180 डिग्री हो गए, तो उस समय अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ये तो जब हमारी मम्मी ही डॉक्टर बन जाती है। क्या मैं कहूँ, हमारी मम्मी और डॉक्टर का एक ही सवाल बहुत पहला होता है, एक ही ताना होता है, खाना नहीं खाता करके। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चा अपन जब खाना नहीं खाएंगे, हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज वगैरह नहीं आएगा, तो आपको लगता है कि हमको एनर्जी मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी बनाने वाला है। तो एनर्जी नहीं मिलता, यही कारण है कि अपने को चक्कर आता है और अपन धड़ाम हो जाते हैं। इसके अलावा आपने बच्चे नोटिस किया होगा कि जब गर्मी का मौसम आता है, समर वेकेशन, उस समय आपको पता है हमारे सर के ऊपर एक स्ट्रॉ लगा हुआ होता है जो जाता है सीधा सूर्य देवता के पास। और वो जो स्ट्रॉ होता है, जो सूर्य देवता होते हैं, वो है ना उस स्ट्रॉ के थ्रू हमारे बॉडी का पानी वगैरह चूस लेते हैं, हमारा गेम बजा देते हैं, हमारे बॉडी का न्यूट्रिएंट्स वगैरह खत्म हो जाता है धूप में खेलते खेलते, और हम धड़ाम करके फिर से गिर जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, मम्मी हमको ग्लूकॉन डी पिलाती है, याद है ना, ऐड देखा ना वो वाला ग्लूकॉन डी वाला, तो मम्मी लोग ग्लूकॉन डी देती है। जो डॉक्टर होता है हमको ग्लूकोज चढ़ाता है, याद है? तो सब चीज़ क्यों, ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी, इसमें ग्लूकोज वगैरह क्या इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि बच्चों जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं वो हमारे बॉडी में एनर्जी को लेके आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपन ये सब चीज़ को कंज्यूम करें। प्रमोशन नहीं, ओनली लेक्चर। ओके, तो आगे। तो बच्चों अगर एनर्जी कम हो गया, बेसिकली अगर मेरे बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो एनर्जी नहीं बनेगा, तो पेशेंट जो होगा वो बहुत वीकनेस फील करेगा। पर अगर कभी कभी समझो कि तुम्हारा दोस्त है, तुमने सामने वड़ा पाव लाया एक, तो उसने 4 वड़ा पाव खा लिया, तुरंत ठूस लिया। अब बच्चों जब वो वड़ा पाव ठूसेगा तो क्या मैं कहूँ, उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बहुत एक्सेस आ जाएंगे। समझो कि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आ चुके हैं। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इसका मतलब ज़्यादा ग्लूकोज, क्योंकि उससे तो बना हुआ है। अब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मतलब एक्सेस ग्लूकोज। जब भी हमारे शरीर में एक्सेस ग्लूकोज बनता है, सर ये तो अच्छी बात है ना, एनर्जी ज़्यादा बनेगा। अरे नहीं बच्चों, कम होना बुरी बात है, ज़्यादा होना भी बुरी बात है। तो जब भी हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बनता है, तो वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज या तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। सर ये कहाँ स्टोर होता है? ये स्टोर होता है हमारे लीवर में और मसल में, इन द फॉर्म ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो स्टोर होता है लीवर में और मसल में इन द फॉर्म ऑफ
ग्लाइकोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बच्चों ये याद रखना, ये तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब बच्चों होता ही है कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है, ठूस लिया बेसिकली। अब जब खाना ठूसा तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आ गया। अब ये एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेरा बॉडी देखता है कि अरे यार मुझे तो सिर्फ 10 चाहिए थे, यहाँ पे तो 1000 आ चुके, तो ये जो बाकी के इतने सारे बच गए उसको क्या करना है। तो हमारा बॉडी बोलता है, ब्रेन बोलता है कि चलो 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 इसको स्टोर कर लो। तो हमारा लीवर और मसल बोलता है क्यों स्टोर करना है इसको, स्टोर करके क्या ही मिलेगा। तो बोलते हैं अरे भाई स्टोर कर, आज तो ज़्यादा खाना खा रहा है, तेरे पास कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, अगर तू स्टोर कर लेगा तो फ्यूचर में अगर तेरे को ज़रूरत पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो लीवर और मसल बोलता है कि अरे आपको क्या मैं मिला क्या, चलो ठीक है मैं मिल गया, तो पर आप ग्लूकोज को मेरे में स्टोर कर सकते नहीं हो। तो ब्रेन बोलता है कोई बात नहीं, अपन ग्लूकोज को स्टोर नहीं करेंगे, अपन इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोजन में, जो कि केमिकल है, और वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेंगे स्टोर करेंगे हम लीवर में और मसल में, तब तो जाके हमारे बॉडी में वो स्टोरेज हो जाता है। समझ रहे मेरी बात। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हो कि जब भी ग्लूकोज वगैरह मेरे बॉडी में एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय वो स्टोर हो जाता है, और ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ पे स्टोर होगा, लीवर में और मसल में। कहता पॉइंट क्लियर हो गया। और हमको 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी, 4 किलो कैलोरी, प्यार से अपन बोलेंगे 4 कक्कल, समझा, 4 कक्कल पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसी के साथ बच्चों हमारा कार्बोहाइड्रेट का हो गया स्वाहा। बस इतना ही पॉइंट है, अगर आपने इसको याद कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला, समझा। चलो अब पढ़ते हैं अपन सेकंड पॉइंट। सेकंड वन इज लिपिड्स। सर ये लिपिड्स क्या होता है, इसके बारे में तो मैंने कई बार सुना है, लिपिड्स वगैरह आते रहते हैं बुक्स वगैरह में। तो बच्चों लिपिड्स इज नथिंग बट फैट्स। आप इसको ना फैट्स लेके चलो, आपने सुना है ना फैट्स वगैरह। सर मेरा एक दोस्त है वो थोड़ा फैट है, वो वाला फैट नहीं, फैट्स मतलब जो खाने वाले यहाँ पे था। तो मुझे जो लिपिड्स है, लिपिड्स इज नथिंग बट फैट्स, ठीक है। अब जो लिपिड्स होता है, फैट्स होता है, वो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है। आपका दोस्त भी तो बड़ा है फैट से तो ऐसे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं अपन उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब क्योंकि लिपिड्स एक मैक्रो मॉलिक्यूल है तो सिंपल सी बात है वो भी कोई ना कोई माइक्रो मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। अगर लिपिड्स एक बड़ा सा ट्रेन है मैक्रो मॉलिक्यूल, तो वो भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना होगा ना। तो वो जो छोटा कंपार्टमेंट है फैट्स का, दैट कंपार्टमेंट इज फैटी एसिड प्लस एल्कोहल। यहाँ पर फैटी एसिड आया, उसने बोला ये अल्कोहल यहाँ पर आ, अल्कोहल आया, अब अपने अकेले में बैठ गए हुए। अब एक और फैटी एसिड आया, अल्कोहल आया, इधर आके बैठ जा, तो आपस में बैठ गए। और फैटी एसिड आया और अल्कोहल आया, और फैटी एसिड आया और अल्कोहल। ऐसे करेंगे जब बहुत सारे फैटी एसिड अल्कोहल जमा हो जाएंगे तब जाके हमारा बनता है एक बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, दैट इज फैट्स और लिपिड्स। इतना पॉइंट सिंपल है। आगे तो फैटी एसिड एंड अल्कोहल दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या है बच्चों, ये है माइक्रो मॉलिक्यूल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आप फुल फॉर्म में कर लेना, ठीक है। तो फैटी एसिड और जो अल्कोहल है ये एक तरह का माइक्रो मॉलिक्यूल है, और लिपिड्स फैट्स वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अगला, सर मुझे एक बात बताओ ना, अगर जैसे कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं ज़्यादा खा ले रहा था एक्सेस में तो कुछ हो रहा था ना, स्टोर हो रहा था, तो वैसे ही सर जब मेरे बॉडी में एक्सेस ऑफ लिपिड्स आएगा, एक्सेस ऑफ फैट्स आएगा, तो क्या होता है। तो बच्चों एक्सेस ऑफ फैट्स और बेसिकली एक्सेस ऑफ फैटी एसिड और लिपिड्स जब मेरे बॉडी में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं या तो स्टोर हो जाते हैं। पढ़ो इसको क्या लिखा है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में। किसमें बच्चों, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो बच्चों समझो कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसने बोला कि चल 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 अपन कुछ खा के आते हैं। तूने बोला चल 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 तो जब तुम चले गए तो उस टाइम पे वहाँ पर ना पिज़्ज़ा वगैरह था। तो तूने तो ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खाया क्योंकि तू बायोलॉजी वाला बंदा है। तूने सोचा कि अरे यार ज़्यादा हो गया तो फिर एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन जो तेरा दोस्त था उसने नहीं सोचा, वो मैथ्स वाला था। जब वो वहाँ पे गया वड़ा पाव खाने के लिए, पिज़्ज़ा खाने के लिए, 4 मंगाया, ठूस लिया, घपा करके पेट में चला गया। अब जब पेट में गया उसका बॉडी बोलता है अरे बाबा 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 ये क्या आ गया, फैट्स, वो भी नॉर्मल मात्रा में नहीं, ये तो हद से ज़्यादा आ गया। एक काम करते हैं, इसको स्टोर कर देते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में। मैंने 9th में पढ़ा है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे कई सारी चीज़ मैंने पढ़ा हूँ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। समझ लो कि एक तरह का फैट्स वगैरह होता है। फीमेल्स में जो ब्रेस्ट वाला एरिया होता है वो और कुछ नहीं फैट से ही बना होता है, एक्सेस ऑफ फैट्स। सिंपल हो गया। तो अगर मेरी बॉडी में कभी भी फैट ज़्यादा आ गया, एक्सेस ऑफ फैट्स, तो वो स्टोर हो जाएगा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में। बच्चों
एक खास पॉइंट, लिपिड्स जो होता है फैट्स, 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स हमको देता है 9 किलो कैलोरी। कितना? 9 किलो कैलोरी। सर कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, लिपिड्स 9 किलो कैलोरी। हाँ भाई हाँ, 9 किलो कैलोरी, चौको मत बच्चों। आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है, आपने कभी बेयर ग्रिल्स वगैरह देखा है, मैन वर्सेस वाइल्ड? तो उसमें वो लड़का होता है, आज हम आए हैं अलास्का के जंगलों में, भीड़ों में, आज हम 3 दिन तक यहाँ पे रहेंगे, देखते हैं आसपास कोई खाने का चीज़ है कि नहीं, कुछ पानी पीने का चीज़ है कि नहीं। बेयर ग्रिल्स पता है ना। अब होता ही है कि जब अपन या तो कोई भी इंसान अच्छा खासा हेल्दी है और समझो कि तुम जंगल में खो गए, मुझे बताओ क्या वहाँ पर तुमको प्रॉपर मात्रा में खाने को मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो उस केस में होता ही है, क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं है, कुछ आसपास का चीज़ नहीं है और मुझे सर्वाइव करना है, मुझे न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इस केस में हमारे बॉडी में जो एक्सेस ऑफ फैट्स स्टोर रहता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, धीरे धीरे हमारा बॉडी इस फैट्स को, एक्सेस ऑफ फैट्स को हमारा बॉडी यूज़ करने लगता है। जब फैट्स यूज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऐसे करते 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 जो इंसान वगैरह होते हैं जंगल वगैरह में जाके एकदम सुखड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का जो फैट्स था वो यूज़ हो गया। सर हमको बचाने के लिए फैट स्टोर होता क्या? अरे हाँ यार, कब से क्या बोल रहा हूँ। कोई भी चीज़ एक्सेस में जब हो रहा है तो वो स्टोर क्यों हो रहा है? ताकि फ्यूचर में वो आपको हेल्प कर सके। और जब भी आपको हेल्प करेगा, समझो कि 1 ग्राम फैट्स है, तो वो मुझे देगा 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया? तो ऐसे हमारा फैट्स वगैरह काम करता है। आगे सर, जो फैट्स है, जैसे कि आपने बोला ग्लूकोज जो होता है वो हमको हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, एटीपी बनाने में। सर जो ये हमारा फैट्स होता है, ये कौन से जगह पे होता है, क्या क्या चीज़ों में हेल्प करता है? तो बच्चों अगर मैं फैट्स की बात करूँ तो फैट्स, लिपिड्स दैट इज फैट्स, अगर वो फॉस्फोरस से जुड़े हुए तो मैं उसको कहूँगा फॉस्फोलिपिड्स। क्या कहूँगा? फॉस्फोलिपिड्स। तो जो फॉस्फोलिपिड्स होता है एक तरह का ये फैट्स है। इसी फैट्स से बच्चों हमारे बॉडी का सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। सर अब ये सेल मेम्ब्रेन कहाँ हुए है? अरे गाँव वालों, समझो कि मैंने अपना एक सेल निकाला, तो चुप टैव, जो ये सेल इसको बड़ा करो। अब जब सेल बड़ा हो जाएगा, क्या उसका आजू बाजू सेल मेम्ब्रेन होता है, कवरिंग, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसको जूम करो, जूम कर दिया, ऐसे ही गोल है पूरा, इमेजिन हो गया। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है, जब इसको देखता हो तो मुझे मन पड़ता है, अरे अब अब इसमें और कुछ नहीं, इसमें तो हमारा फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस, लिपिड्स मतलब फैट्स। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, क्या मैं कहूँ वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, तो उसका एक यूज हो गया। सेकेंड, हमारे कई सारे बच्चों सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो भी फैट्स के ही बने हुए होते हैं। और 4 सेक्स हार्मोन बेसिक है। सबसे पहला ईस्ट्रोजन फीमेल्स में, सेकेंड है प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड है टेस्टोस्टेरॉन एंड फोर्थ एल्डोस्टेरॉन। 4 याद रखना, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ये जो 4 हार्मोन है ये भी किससे बने हुए हैं? ये भी बने हुए बच्चों लिपिड से। इसके अलावा आपको पता है बच्चों, हमने पढ़ा था 9th में, जो हमारा ब्रेन वगैरह होता है, न्यूरॉन वाला पार्ट, तो उसमें जो न्यूरॉन था, सेल, लंबा सेल 1 मीटर वाला जो न्यूरॉन होता है, इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ बच्चों, समझो कि ये एक न्यूरॉन है। ये कुछ ऐसे ही था ना, बीच में सेल था, डेंड्राइट्स थे, याद होगा कि नहीं आपको पता नहीं, पर मुझे तो याद है, शायद आपको भी याद होगा, बराबर। अब बच्चों जो न्यूरॉन था, न्यूरॉन में जो ये लंबा वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सॉन। कुछ याद आ रहा है ना? हाँ। अब ये जो एक्सॉन था इसके ऊपर ना कवरिंग होता है, इस कवरिंग को अपन बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं बच्चों? माइलिन शीथ। तो बच्चों ये जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन के आजू बाजू जो कवरिंग है माइलिन शीथ का, वो माइलिन शीथ भी बना हुआ होता है हमारे लिपिड से। तो माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। तो मैं लिखूंगा कि लिपिड्स प्रेजेंट होता है अराउंड एक्सॉन, अराउंड एक्सॉन, एक्सॉन मतलब बीच वाला रस्सी, उसके आजू बाजू लिपिड्स प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये था हमारा कहानी लिपिड्स का। तो हमने अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हमने पढ़ा कि लिपिड्स कैसे होते हैं, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है करके, इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं, गाँव किधर है, इसका सब कुछ अपने पढ़ लिया। तो बच्चों याद रखना, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, लिपिड्स 9 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज माइक्रोमोलिक्यूल है, फैट्स में फैटी एसिड एल्कोहल माइक्रोमोलिक्यूल है। वहाँ पर अगर एक्सेस हो गया ग्लूकोज तो वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजेन, और स्टोर हो जाएगा लीवर में और मसल में। अगर यहाँ पे फैट्स एक्सेस हो गया तो वो स्टोर हो जाएगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। ग्लूकोज हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हमको फैट्स हेल्प करता है कई सारी चीज़ बनाने में। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, 4 हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। इसके अलावा वो हमको हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए,
जो कि बना हुआ होता है फॉस्फोलिपिड से। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारा न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन के आजू बाजू जो कवरिंग है माइलिन शीट, वो बना होता है फैट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अराउंड एक्सॉन। क्या ये 2 पॉइंट कंपेयर करके समझ में आ चुका है? अब थर्ड एंड लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ये है प्रोटीन। और बच्चों ये प्रोटीन ही है जहाँ से आपको सवाल बनेंगे, और सवाल क्या बनेंगे वो भी आपको मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो पहला पॉइंट, ट्रेन पे आ जाओ। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये बड़े बड़े ट्रेन थे ना, तो ये एक तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्या बच्चों? मैक्रो मॉलिक्यूल। सर अगर मैं 1 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जब मैं 1 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा तो मुझे मिलेगा 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। कितना मिलेगा? 4 किलो कैलोरी। कितना मिलेगा? 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। सिंपल पॉइंट है। तो प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी। अगला, सर अगर ये प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, बड़ा सा ट्रेन है, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेन कंपार्टमेंट से बना हुआ होगा, मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। तो सर प्रोटीन के केस में माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है? तो बच्चों प्रोटीन के केस में जो माइक्रो मॉलिक्यूल है इट इज नथिंग बट अमीनो एसिड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबने पढ़ा कि जब 20 हमारे पास 20 डिफरेंट तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, और जब ये अलग अलग सीक्वेंस में जुड़ते हैं तो हमारा प्रोटीन बनता है। कोडॉन, एंटीकोडॉन, याद है ना कुछ फर्स्ट स्टेप पे ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, तो सेम यहाँ पे। तो जो मेरा प्रोटीन है इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन इज मैक्रो मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड इज माइक्रो मॉलिक्यूल। इसके अलावा 1 ग्राम प्रोटीन हमको देता है 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? फैट्स। कितना पॉइंट क्लियर हो गया? अगला बच्चों, अगर कोई प्रोटीन है और अगर वो एनिमल का ओरिजिनल प्रोटीन है, एनिमल के अंदर है, एनिमल से बना हुआ प्रोटीन है, तो ऐसे प्रोटीन को अपन बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो ये तुम्हारा एमसीक्यू बन सकता है कि डैश प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो एनिमल ओरिजिन वाला प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब नहीं, एनिमल फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो एनिमल ओरिजिन फर्स्ट क्लास प्रोटीन। इसके अलावा सर मुझे बताओ ना, आपने बताया कि जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपने बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज ओनली, या तो लिपिड्स जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा। आप मुझे बताओ कि जब प्रोटीन ज़्यादा हो गया, एक्सेस में अमीनो एसिड हो गए, तो क्या होगा। तो बच्चों प्रोटीन में स्पेशलिटी है, खास पॉइंट है कि जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड्स, अगर ये एक्सेस हो गया तो ये एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड ये टूट जाता है, टूटता है और बना देता है अमोनिया। क्या बना देगा बच्चों? अमोनिया। तो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स ब्रेक्स डाउन एंड फॉर्म अमोनिया। अब जो भी बच्चों अमोनिया होता है, याद रखना कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं, ये हार्मफुल है। अमोनिया हार्मफुल होता है। क्योंकि ये हार्मफुल है तो क्या मेरा बॉडी इसको रखना चाहेगा? क्या नहीं रखना चाहेगा। तो हमारा बॉडी इसको यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स और एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स ब्रेक्स इनटू अमोनिया। अगर ये अमोनिया में टूट गया तो अमोनिया इज हार्मफुल, एंड बिकॉज अमोनिया इज हार्मफुल तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो यूरिन के थ्रू वो बाहर चला जाता है। पर बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में ना ही कार्बोहाइड्रेट्स है, ना ही ग्लूकोज है, ना ही कार्बोहाइड्रेट, मतलब बेसिकली ना ही मेरे पास ग्लूकोज है ना कार्बोहाइड्रेट्स है, मॉलिक्यूल्स बहुत कम है एनर्जी बनाने के लिए, पर मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। अब मुझे पता है नॉर्मली प्रोटीन टूटता है, अमोनिया बनता है और यूरिन दे देता है और बाहर चला जाएगा यूरिन के थ्रू। लेकिन कभी कभी जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज चाहिए पर ग्लूकोज नहीं है, तो हमारा जो प्रोटीन होता है इफ नेसेसरी हमारा एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों ग्लूकोज में। सॉरी क्या बोल रहे हो? ग्लूकोज कहाँ, प्रोटीन कहाँ? हाँ बच्चों याद रखना, कभी कभी जरूरत पड़ने के हिसाब से समझो कि एनर्जी बनाना है पर ग्लूकोज नहीं है, तो हमारा प्रोटीन जो एक्सेस में है वो बन जाएगा ग्लूकोज। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड इफ नेसेसरी, so they get converted into glucose, and this process of conversion of protein into glucose is known as gluconeogenesis. सिंपल। चलो अब आगे। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो याद रखना सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है हमारा रूबिस्को। क्या है बच्चों? रूबिस्को। ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसका बड़ा सा नाम होता है, आपको उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखना, तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर जो है वो है रूबिस्को। सर ये जो प्रोटीन है किसमें होता है? तो ये होता है प्लांट में, और प्लांट में भी होता है क्लोरोप्लास्ट में। आपको पता है बच्चों जो प्लांट है दुनिया में सबसे ज्यादा है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो उसके पास जो प्रोटीन होगा इट इज रूबिस्को, वेरी ऑब्वियस, वो भी बहुत ज्यादा होगा, और ये उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। सिंपल पॉइंट। तो रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर फाउंड इन प्लांट्स, और प्लांट्स में भी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा एनिमल के प्रोटीन को अपन बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो प्लांट
एनिमल भाई भाई, सेम सेम खत्म हो गया। अब आगे, जैसे अपन ने सब कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ा था ना, कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस चीज़ों में हेल्प करते हैं वगैरह वगैरह, तो वैसे ही अगर बच्चों ये अमीनो एसिड्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट ना, ये तुम्हारा पूरा का पूरा एमसीक्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर बच्चों अमीनो एसिड्स अगर तुम्हारे स्किन का प्रोटीन बना रहे हैं, तो वो दो तरह का प्रोटीन बनाएगा। स्किन के लिए दो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। सबसे पहला मेलानिन, सेकेंड वन इज केराटिन। मेलानिन एंड केराटिन, मेलानिन एंड केराटिन। आपने क्रिएटिन नहीं, केराटिन दोनों ही सुना होगा, मेलानिन क्रिएटिन। अगर मैं मेलानिन की बात करूं तो ये स्किन कलर प्रोवाइड करता है। अगर मेलानिन ज़्यादा है तो स्किन थोड़ा डार्क रहेगा, अगर मेलानिन बहुत कम है तो स्किन उसके हिसाब से बहुत ब्राइट रहेगा, लाइट रहेगा। ठीक है, तो स्किन के अंदर दो तरह का प्रोटीन, मेलानिन केराटिन, याद रखना, मेलानिन केराटिन, मेलानिन केराटिन, मेलानिन केराटिन, मेलानिन केराटिन। बोन के अंदर क्या होता है, तो बोन के अंदर होता है बच्चों ओजिन नाम का प्रोटीन। क्या होता है बच्चों, ओसिन। याद रखो, बोन्स को अपन ओसिन, ऑस्टियो ऐसे वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। आप फ्यूचर में पढ़ोगे कि जो बोन का सेल होता है उसको अपन कहते हैं ऑस्टियोसाइट। हमारे हड्डियों के ऊपर जो होल्स होते हैं अपन उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोर। तो आप नोटिस करिए जहां पर भी बोन्स आ रहा है वहां पर ऑस्टियो वर्ड आ रहा है, तो वैसे ही बोन्स ऑस्टियो नहीं पर ओजिन रिलेट कर सकते हो। तो जो प्रोटीन है उसका नाम है ओजिन। स्किन में मेलानिन केराटिन, बोन्स में ओजिन। थर्ड, पेनक्रियास, आपको पता है यहाँ पर बैठा हुआ है हमारे इंटेस्टाइन्स के आसपास, स्टमक के पास। तो ये जो हमारा पेनक्रियास है, पेनक्रियास दो तरह का हार्मोन छोड़ता है, दो तरह का एंजाइम छोड़ता है, दैट इज इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। इंसुलिन वही बंदा है जो हमारे बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल को कम कर देता है, और जब ब्लड का शुगर लेवल कम होगा तो पेशेंट डायबिटीज से बच जाएगा। और अगर ये इंसुलिन नहीं है तो क्या ब्लड का शुगर लेवल कम होगा, क्या नहीं होगा, वो तो बढ़ जाएगा। तो जब शुगर लेवल बढ़ता है तो पेशेंट को होता है डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज डायबिटीज। तो फिर अगर पैनक्रियास के अंदर अमीनो एसिड्स प्रोटीन बना रहे हैं तो वो दो बनाएंगे, इंसुलिन ट्रिप्सिन, इंसुलिन ट्रिप्सिन। फिर ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन का काम है बच्चों हमारे डाइजेशन वगैरह में हेल्प करना, याद रख लो। ठीक है। थर्ड, हमारे मसल्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो दो हो सकते हैं, या तो एक्टिन या तो मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिंग नहीं एक्टिन, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। किसके अंदर, मसल के अंदर। गाना सुना है, हाँ मस्कुलर, हाँ मस्कुलर, स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर। तो वैसे ही तो जो हमारे मसल्स वगैरह में जो दो प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। अगला, हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं वो दो है। सबसे पहला हीमोग्लोबिन, 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 एंड सेकेंड वन इज एबी। सर एबी मतलब होता है एंटीबॉडीज। पता है हमारे बॉडी के अंदर सोल्जर्स वगैरह होते हैं जो फाइट्स करते हैं, पता है ना, तो जो सोल्जर वगैरह दैट इज नथिंग बट एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज और जो हमारा हीमोग्लोबिन है सबको पता ही है, आरबीसी के अंदर होता है। ये जो हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज होता है दोनों के दोनों ब्लड के अंदर होते हैं, और ये बनते हैं हमारे प्रोटीन वगैरह से। तो बेसिकली अगर जब भी आपको इन इन आ रहा है, नोटिस करो, इन 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 इन, जहां पर भी इन इन आ रहा है वो सब क्या होगा, मोस्टली प्रोटीन ही होगा। समझा। अगला, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे माथे में होता है, हमारे ब्रेन के पास होता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कई सारे हार्मोन छोड़ते हैं। आपको पता है बच्चों, रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा FSH, LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो सब भी छूट रहते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये तरह तरह का हार्मोन छोड़ता है, नाम नहीं दिया हुआ है, गूगल कर लेना। ठीक है, तो याद रखना, स्किन से मेलानिन केराटिन, बोन से ओसिन, मसल में एक्टिन मायोसिन, पैनक्रियास में इंसुलिन ट्रिप्सिन, इसके अलावा ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन। खत्म हो गया। तो इसी के साथ हमारा प्रोटीन का भी हो गया स्वाहा। तो बच्चों ये तीन जो है, ये तीन है हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और तीन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है पर है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला विटामिन, फिर वाटर, फिर फाइबर। तीन, विटामिन, वाटर, फाइबर, विटामिन, वाटर, फाइबर, विटामिन, वाटर, फाइबर। जहाँ पे इसके ऊपर सवाल आ चुका है, और इसके ऊपर तो कई सारे सवाल आते हैं, तुमको क्या ही बताऊँ मैं, तुम्हारे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। ये तो भाई महान इंपॉर्टेंट है। तो याद रखो, तीन है, विटामिन, वाटर, फाइबर, विटामिन, वाटर, फाइबर। तो बच्चों अगर मैं विटामिन की बात करूँ कि सर ये विटामिन क्या होता है, तो याद रखो, विटामिन इज एन हेटेरोजीनस कंपाउंड। क्या है बच्चों, हेटेरोजीनस कंपाउंड। क्या है बच्चों, हेटेरोजीनस कंपाउंड। याद रखो, दो वर्ड होते हैं, होमो, हेटेरो। होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो, एक ट्रेन है,
क्या मेरे को ट्रेन में जितने भी कंपार्टमेंट्स होते हैं सेम ही होता है ना? नहीं सर, लेडीज़ वाले होते हैं। अरे यार ऐसा नहीं, साइज वगैरह तो सेम ही होता है ना। हाँ, तो ऐसे जहाँ पर सब कुछ सेम है, मैं बोलूँगा होमोजीनियस कंपाउंड। अगर इमेजिन करो ट्रेन है, उसमें सबसे जो फर्स्ट है वो इंजन है, सेकंड जो है वो समझो कि लोकल ट्रेन का कोई कंपार्टमेंट है, थर्ड जो है वो गांव के एसी ट्रेन का कंपार्टमेंट है, फोर्थ जो है वो मालगाड़ी का कंपार्टमेंट है, पांचवा जो है वो मेट्रो का कंपार्टमेंट है, छठवा जो है वहाँ पे बस रखा हुआ है, बस है वो। ठीक है, तो अब जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंपार्टमेंट्स है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को मैं बोलूँगा हेटेरोजीनस कंपाउंड। तो हमारा विटामिन भी एक तरह का हेटेरोजीनस कंपाउंड है, जो तरह तरह के कंपाउंड से जुड़ के बनता है। इसके अलावा विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्यूबल और एक होता है वाटर सॉल्यूबल। एक होता है फैट सॉल्यूबल और एक होता है वाटर सॉल्यूबल। एक होता है फैट सॉल्यूबल और एक होता है वाटर सॉल्यूबल। अब हमको ना टेक्स्ट बुक में ट्रिक बताया है, मतलब हमको ऐसा बताया हुआ है कि जो फैट सॉल्यूबल होता है उसमें आता है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। जो हमारा आता है वाटर सॉल्यूबल उसमें आता है विटामिन बी और विटामिन सी। तो बच्चों इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप सिंपल सा ट्रिक से याद कर लो कि दो है ना, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। अगर मैं फैट सॉल्यूबल की बात करूँ, फैट मतलब चर्बी ना, चर्बी किस में होता है? चर्बी होता है कीड़ा में। तो अगर मुझे पूछा कि कौन से विटामिन है जो कि फैट सॉल्यूबल है, तो मैं बोलूँगा कीड़ा। दैट इज विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो मैं कहूँगा कि ये फैट सॉल्यूबल है। तो कीड़ा में चर्बी है, कीड़ा में चर्बी है। सिमिलरली पानीला बीसी, पानीला बीसी, पानीला बीसी, बीसी मतलब बिस्लरी, पानीला बिस्लरी। तो पानी सुनते ही बीसी, गलत सोचेगा नहीं, पहले बोले आगे। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और भी कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि जो विटामिन B2 होता है, बी के कई सारे डेरिवेटिव होते हैं, B12 ये सब सुने होंगे आपने। ठीक है, तो जो विटामिन B2 है अपन उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। जो विटामिन B3 है अपन इसको कहते हैं निकोटिनामाइड। निकोटीना, टीना टीना वही टीना जो तेरे बाजू में रहती है, निकोटिनामाइड। तो दो है, विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनामाइड। बस इतना ही है विटामिन में। तो सबसे पहला पॉइंट ये इसमें ये हेटेरोजेनस कंपाउंड है। सेकंड दो टाइप है, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। फैट चर्बी कीड़ा तो विटामिन KEDA, वाटर पानी BC बिस्लरी दैट इज विटामिन B, विटामिन C, राइबोफ्लेविन B2, निकोटिनामाइड B3। सिंपल। अब आगे अगला वन इज वाटर। अब बच्चों वाटर के बारे में कुछ भी नहीं है, बेसिक रीडिंग करूंगा आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पूरे शरीर में पानी होता है लगभग 65 से लेकर 70%। तो वाटर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा आधा बॉडी पानी से ही बना हुआ है, उससे भी ज़्यादा बॉडी। ठीक है, गाना सुना मैं पानी पानी हो गई, पानी पानी पहले से ही थी। ठीक है, तो वाटर बॉडी में 65 से लेकर 70% होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर 70% वाटर होता है, और जो हमारा ब्लड है ब्लड के अंदर 90% हमारा वाटर होता है, 90 से लेकर 92%। क्या इतना पॉइंट है तो जगह तीन दिया हुआ है। सबसे पहला मेरे बॉडी के अंदर 65 से लेकर 70%, अगर मैंने एक सेल निकाल दिया सेल के अंदर 70%, मेरे ब्लड के अंदर 90% पानी है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। सिंपल पॉइंट है। इसके अलावा बच्चों विटामिन को लेकर खास पॉइंट एक और था जो आपको एग्जाम में पूछते हैं, जो मेरे टाइम पे भी शायद आया था मुझे, वो ये है कि नाइट ब्लाइंडनेस में कौन सा विटामिन की कमी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो उसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए दैट इज विटामिन ए, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखना। तो वाटर हो गया, विटामिन हो गया, लास्ट वन इज फाइबर्स। अब बच्चों फाइबर की कहानी बहुत मस्त है। अब जो फाइबर्स वगैरह होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, याद रखो। ये हमको मिलते हैं लीफी वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स वगैरह से, सीरियल्स वगैरह से। सीरियल जो मम्मी देखती है वो वाला नहीं, खाने वाला, प्रोटीन्स वाला। ठीक है, तो फिर लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल, ये तीन बहुत बेसिक सोर्स है फॉर द न्यूट्रिएंट दैट इज फाइबर। अब बच्चों फाइबर की कहानी ऐसी है कि हम जब लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं तो उसमें फाइबर्स है ना, तो मेरे बॉडी के अंदर आएगा। फाइबर बच्चों ऐसे न्यूट्रिएंट होता है जो खुद डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा नहीं खुद ही टूट जाएगा। मेरे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं ताकि ग्लूकोज मिले, ये टूटेगा ताकि फैटी एसिड अल्कोहल मिले, ये टूटेगा ताकि अमीनो एसिड मिल सके। लेकिन फाइबर खुद नहीं टूट सकते, दे आर अनडाइजेस्टिबल। लेकिन वो सामने वाले कोई खाने को जो भी अपन खाए हैं, जो भी अपन खाएंगे, उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। सो दे आर अनडाइजेस्टिबल, खुद नहीं टूटने वाले, लेकिन दे हेल्प्स इन डाइजेशन। सामने वाले को तोड़ने के लिए ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे।
समझा? तो ये है हमारा फाइबर का खाना। इसके अलावा याद रखना कि बच्चों मुझे बताओ ये हेल्प किस में कर रहे हैं? डाइजेशन में, पचाने में। कल को अगर तुम्हारे बॉडी में फाइबर्स नहीं रहेगा ठीक से तो मुझे बताओ क्या तुम्हारा बॉडी में डाइजेशन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो जब खाना ठीक से पचता नहीं है, बेटा नहीं होता, तो आपको पेशेंट को हो सकता है, क्या लिखा है पढ़ो, कॉन्स्टिपेशन। तो या तो कई सारे हमारे डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो सब चीज़ क्यों होते हैं? मेनली बिकॉज ऑफ लैक इन फाइबर्स। इसे डॉक्टर आपको हमेशा बोलता है कि अगर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप फ्रूट्स वगैरह खाया करो, वेजिटेबल्स वगैरह खाया करो, क्योंकि उसमें फाइबर्स होता है। क्या आज तक समझ में आया? तो आज के लेक्चर में ज़्यादा कुछ था ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन, वाटर, फाइबर्स, 6। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, फाइबर। इसका क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। विटामिन के ऊपर सवाल आता है, कीड़ा बीसी ट्रिक याद रखना। पानी के ऊपर भी आपको सवाल आ सकता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। मुझे आया था एक बार, मतलब रेयर चांस है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो देखता नहीं है कि जो टॉपर है कि नहीं है, वो बस ये देखता है कि किसने क्या पढ़ा है। अगर तूने पढ़ा है तो मार्क्स मिल जाएगा, तू गधा होने दे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। अगर तू बहुत स्मार्ट है और अगर तूने इसको नहीं पढ़ा, मार्क्स नहीं मिला, खत्म, ठीक है। तो वैसे और बाकी के सारे पॉइंट भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। ये आपको टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड में एक गोले में दिया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे अपन ने पढ़ा न्यूट्रंस के बारे में और अपन ने सारे न्यूट्रंस को तोड़ दिया, मजा आ गया, ठीक है। अगली बार मिलेंगे कोई और नए लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है, आपको ऐसा कुछ लगा है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा कंटेंट देख लिया, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना, ठीक है।